देखिए लास्ट क्लास में थी आप लोगों की, उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें देखा था कि जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स, जो दो तरह के हमने रूल्स की बात की थी, उनमें से कौन सी कंडीशन रेसिडेंट में, नॉन रेसिडेंट में एंड एनआरआई में कंप्लीट हुई थी, इसकी हमने यहाँ पे बात की थी। जिसमें कि हमने देखा था कि रेसिडेंट की कंडीशन में जनरल रूल में से क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन, या तो पहला वाला पॉइंट या तो दूसरा पॉइंट कवर होगा। वहीं स्पेशल रूल्स में दोनों की दोनों कंडीशंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होते हैं, लेकिन नॉन रेसिडेंट की कंडीशन में जनरल रूल में से कोई एक या फिर स्पेशल रूल में से या तो कोई एक या एक भी नहीं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी नॉन रेसिडेंट के लिए थी, जिसको कि हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहते हैं। एनआरआई की कंडीशन में हमने देखा था ना तो हम जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, ना ही हम स्पेशल रूल्स को फॉलो करेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट है? इतने पॉइंट में ये ऑलरेडी हमने कल की क्लास में आपका डिस्कस कर लिया था ये पूरा टॉपिक। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, देखिए कल जो हम आप लोगों की कंडीशंस पढ़ रहे थे, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो कंडीशंस थी। जनरल रूल की सबसे पहली कंडीशन थी कि हमें एटलीस्ट 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहने होंगे। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस ईयर आपका 2021 की जो आपका पीरियड था, उसमें आपको 182 डेज सरवाइव करना होगा। कहाँ पे? इंडिया में। जनरल कंडीशन का पहला पॉइंट था। वहीं पे दूसरा पॉइंट आपको दिया गया था कि 365 डेज आपको 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में रहना होगा और प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज को कवर करना होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन थी आपकी 180 डेज की, और दूसरी कंडीशन 365 डेज 4 सालों में और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, ये कंडीशन आपकी जनरल कंडीशंस के अंदर आती थी। इसी के साथ जो हमने स्पेशल कंडीशंस देखी थी अंडर सेक्शन 6, सब सेक्शन 6 के अंदर, वो क्या कहता है कि पिछले 10 सालों में कम से कम आपको 2 साल तो इंडिया में रहना ही होगा। ठीक है, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल आपको इंडिया में रहना होगा। और दूसरी स्पेशल कंडीशन कहती है कि 730 डेज आपको पिछले 7 सालों में इंडिया में रहने होंगे। ये दो कंडीशन आपकी स्पेशल कंडीशन के केसेस में आती है। इसी के साथ हमने पढ़ा था आपका कि अगर कोई रेसिडेंट है, ठीक है, तो रेसिडेंट की कंडीशन में हमने ये देखा था कि कम से कम उसे जनरल की, जो हमने ऊपर की जो जनरल कंडीशन देखी है, उनमें से कोई एक कंडीशन और स्पेशल कंडीशन की बोथ, मतलब कि पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस हमें क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तभी हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा रेसिडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में बोला गया था कि जनरल कंडीशन की एटलीस्ट एक तो उसे फॉलो करनी ही पड़ेगी, भले ही वो स्पेशल कंडीशन का एक या दोनों में से कोई भी फॉलो ना करे। मतलब कि कंपल्शन क्या है, जनरल कंडीशन में से एक पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि स्पेशल कंडीशन में ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं था। वहीं पे एनआरआई आता है आपका नॉन रेसिडेंट। वो कहता है ना तो वो जनरल कंडीशन फॉलो करेगा, ना ही वो स्पेशल कंडीशन फॉलो करेगा, मतलब कि वो कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तभी हम उसे एनआरआई बोलेंगे, मतलब कि नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, यही कंडीशन देखो नीचे भी दी गई है, रेसिडेंट है तो जनरल रूल का एक और स्पेशल रूल के दोनों कंडीशंस फॉलो करनी है। नॉन रेसिडेंट मतलब कि ऑर्डिनरी की बात हो रही है, तो जनरल का एक और स्पेशल का या तो एक कर लो या कोई भी, मतलब कि नन ऑफ, मतलब कि कोई भी जरूरत नहीं है दोनों करने की। एनआरआई की कंडीशन कहती है ना तो हम जनरल फॉलो करेंगे, ना ही हम स्पेशल रूल्स को फॉलो करेंगे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, ये देखा था इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब कि जो आम एक आदमी है, नॉर्मल आदमी है, चाहे वो 18 साल की एज ग्रुप का हो, चाहे वो 60 साल से ऊपर हो, चाहे वो 80 साल से ऊपर हो, उसे एटलीस्ट ये कंडीशंस तो माननी ही पड़ेगी अगर आप एज एन इंडिविजुअल वर्क करोगे तो। अब कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कोई ऐसा है जिसको पता हो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी? ये सब पढ़ चुके हो 9th क्लास से, जब से आपने कॉमर्स स्टार्ट की होगी, या 11th क्लास से, जब से भी आपने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया है, तब से ये कॉन्सेप्ट हर बार आया है। इवन आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। कोई बता सकता है इसका मतलब? पल्लवी, क्या आप बता सकती है? क्लास अटेंड भी कर रहे हो आप लोग? यस मैम। ओके, बताइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे कहते हैं? ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? एक ऐसा फैमिली बिजनेस है जो कि पूरे मेंबर्स के द्वारा, मतलब कि उस फैमिली में जितने भी मेल मेंबर्स होंगे उन सब के द्वारा उस बिजनेस को कैरीड ऑन किया जाता है। ठीक है, आप लोग एक टॉपिक पढ़ भी चुके होंगे, जो हेड ऑफ अ मेंबर होता है या जो हेड ऑफ अ फैमिली होता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कर्ता का मतलब क्या होता है? उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है तो जो कर्ता होगा वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें इन्वॉल्व कर देगा। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसके मेंबर्स या पार्टनर्स की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। इवन कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होगा जो कि मेल होगा तो वो भी उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है, द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिपेंड फ्रॉम वेयर द कर्ता मैनेजेस एंड कंट्रोल। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिपेंड करती है कि कर्ता किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, कहाँ मैनेजमेंट करता है और कहाँ से वो उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि जहाँ पे मेन मेंबर जो हेड है फैमिली का वो जहाँ पे बैठ के चीजों को मैनेज करता होगा, चीजों को कंट्रोल करता होगा, वही जगह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंस कहलाएगा। इसके बाद कहता है कर्ता मीन्स द हेड और मुखिया ऑफ द फैमिली। फैमिली का मुखिया या फैमिली का हेड जो है वो कौन कहलाएगा? आपका कर्ता ही कहलाएगा। इसके बाद कहता है कि इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम ऑफ द कर्ता एज इनकम ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब कि पूरे बिजनेस में जितना पैसा कर्ता अर्न कर रहा है, कर्ता की जो भी इनकम है उसी के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, ये मानते हुए कि वो इनकम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है। ठीक है, मतलब कि उस बिजनेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो जितना भी अर्न करते हैं, जितनी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? कर्ता के ऊपर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है इतने पॉइंट में अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट? आवाज क्लियर आ रही है ना सब लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। कब आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी कंसीडर एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डायरेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कब इंडियन रेसिडेंट कंपनी कहेंगे? जब उसकी कंट्रोलिंग, उसका मैनेजमेंट, उसका डायरेक्शन, ये सारे काम इंडिया से ही सिचुएटेड किए जाएंगे, इंडिया से ही आगे काम को किया जाएगा। मतलब ये मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उसका हेड क्वार्टर जो है, हेड ऑफिस जो है वो इंडिया के अंदर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट कहेंगे इंडिया का। ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का कब कहलाएगा? इफ द मैनेजमेंट, डायरेक्शन
and control is situated outside India, then the Hindu undivided family will be considered to be non-resident in India. ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपका? जब इंडिया के अंदर उसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होगा, मतलब कि टोटली मैनेजमेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसे जितने भी काम है वो इंडिया से जब बाहर किए जाएंगे, मान लीजिए आपने अमेरिका में जाके अपना हेडक्वार्टर खोल लिया है, वहीं पे अब करता बैठता है और वहीं से चीजों को मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, तब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपकी नॉन रेसिडेंट की कंडीशन में आ जाएगी। देन आता है आपका नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है? द नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी डिपेंड ऑन द कर्ता। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके बिहेवियर के ऊपर? कर्ता के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ ही डज नॉट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, नीचे कुछ कंडीशंस है। ठीक है, अगर कर्ता, हम सभी मेंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कर्ता की। अगर कर्ता उस कंडीशन को फॉलो करता है, जो हेड ऑफ अ मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तब हम उसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। लेट्स सी कौन कौन सी कंडीशंस है इसमें आपकी। पहली कंडीशन आती है नॉट रेसाइडिंग इन इंडिया फॉर अ ईयर, he has not been resident in India in 2 years of 10 year immediately preceding the related previous year। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अगर कर्ता पिछले 1 साल मतलब कि जो आपका प्रीवियस ईयर है वहां पे वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं था, मतलब कि इंडिया में एक बार भी प्रीवियस ईयर में ना आया हो, साथ ही साथ उससे पहले के 10 सालों में भी अगर वो कम से कम 2 साल की कंडीशन भी इंडिया में रहकर पूरी नहीं कर पाया है, तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में ले आएंगे। ठीक है, कुल मिला के ये बोला जाए कि जो आपकी स्पेशल कंडीशंस थी, मतलब कि दोनों जो आपकी स्पेशल कंडीशंस थी, वो यहाँ पे अगर कर्ता फॉलो नहीं करता है तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में लेके जाएंगे। पहली कंडीशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। दूसरी कंडीशन है आपकी नॉट रेसिडेंट इन इंडिया for at least 730 days during 7 years immediately preceding the related previous year। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इससे पहले के 7 सालों में भी अगर वो 730 डेज इंडिया में नहीं रहा है, तब भी हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में लेकर आ जाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे ये डेज जो है, कितने साल में कितने दिन रुक रहा है, ये सारे कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन पॉइंट से। कोई डाउट है तो आप या तो मैसेज करके या बोल के पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फैमिली, वेयर एज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज ऑफ टू टाइप। ठीक, तो जो फैमिलीज होती हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस 2 तरीके का होता है, या तो वो रेसिडेंट होंगे या तो वो नॉट रेसिडेंट होंगे। सीधी सी बात है, या तो वो रेसिडेंट होंगे, इंडियन होंगे, या तो वो एनआरआई होंगे, मतलब कि नॉन रेसिडेंट होंगे। ये कंडीशन 2 रीजंस पे डिपेंड करती है। कैसे रीजंस के ऊपर? पहला पॉइंट कहता है द सोर्स ऑफ ओरिजिन of an individual and a Hindu undivided family is from a person who has been born naturally, hence their residential status depend on their place of residence। क्या कहने का बात कह रहा है आपसे? अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी पर्सन, कोई भी एक मेंबर है जिसका बर्थ जो है, उसके जिसका बर्थ जो है वो इंडिया में नेचुरली बेसिस पे हुआ है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस उसकी रेसिडेंशियल प्लेस पे डिपेंड करता है। मतलब कि कोई इंसान है, अगर वो इंडिया में उसका बर्थ हुआ है तो वो इंसान है, वो जगह उसका रेसिडेंशियल स्टेटस की तरीके से कंसीडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है द सोर्स ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी और अदर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल नेचुरली बर्थ। Actually, they are formed
as registered, unregistered, or as incorporated by individuals, hence their residential status is either resident or not resident. ठीक है, सीधी बात बोल रहा है। अगर हम किसी फर्म की बात करते हैं, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो उनका भी इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। मतलब कि जो भी उस कंपनी का ओनर होगा, जो भी उस कंपनी का मालिक होगा, अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तभी हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे। अदरवाइज वो आपका नॉन रेसिडेंट की कंडीशन, मतलब कि एनआरआई की कंडीशन उसकी हो जाएगी। आई थिंक क्लियर है टॉपिक, कोई डाउट है? अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी कंडीशन होती है रेसिडेंट की इंडिविजुअल, ठीक है ध्यान देना, इंडिविजुअल की जो कंडीशन होती है वही पेपर में पूछी जाती है। उसी के ऊपर आपको मेन फोकस करना है, जो कल की क्लास में हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा था उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, स्टेटमेंट किस तरीके से आपको दी जाती है, उसका एक एट अ ग्लांस है जो कि आपको समझना चाहिए। एक तरफ हमने आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, मतलब कि ये वो पॉइंट है जो पेपर में क्वेश्चंस होते हैं और आपसे पूछता है कि क्या ये आप इस कंडीशन को जब आप पूरा करेंगे तो क्या आप रेसिडेंट हैं, या फिर क्या आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में आते हैं, या फिर आप नॉन रेसिडेंट की कंडीशन में आते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये पॉइंट लिखा होता है, इसके बाद कुछ अमाउंट लिखी होती है कि 10 लाख रुपए रिसीव किए, 20 लाख रुपए रिसीव किए, और आपको कहता है कि रेसिडेंशियल इनकम कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट, वो ये कहता है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्यूर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना। टॉपिक क्या कहता है, इनकम जो इंडिया में रिसीव की गई है, रिसीव कहाँ हुआ है, वैसा इंडिया में पैसा आया है, वेदर एक्यूर्ड इन इंडिया, मतलब कि उसकी जो उपज है, जो प्रोडक्शन है उस पैसे की, चाहे वो इंडिया में हो या ना हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, आपकी एक ब्रांच है जो कि अमेरिका में है और एक ब्रांच है जो आपकी इंडिया में, ठीक है। अब चाहे आप इंडिया वाली ब्रांच से पैसा कमाओ, चाहे आप अमेरिका वाली ब्रांच से पैसा कमाओ, पैसा आ कहाँ रहा है, इंडिया में आ रहा है, आप इंडिया में उसे रिसीव कर रहे हो, तो ये इनकम आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। किसके लिए, रेसिडेंट के लिए भी, ठीक है, उसके बाद आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, और एनआरआई के लिए भी। भले ही आप एनआरआई ही क्यों ना हो, आप इंडिया में हो, आपने इंडिया में कोई भी पैसा रिसीव किया है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कहती है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्यूर्ड की बात हो रही थी। एक्यूर्ड का मतलब था कि उसकी जो प्रोडक्शन है, जो पैसे की उपज है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, भले ही वो इंडिया में हो या ना हो। सेकेंड पॉइंट कहता है पैसा हम रिसीव करेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अभी रिसीव हुआ नहीं है, हमें उसे फ्यूचर में रिसीव करना है। अब चाहे हम उसे इंडिया में रिसीव करें, चाहे इंडिया के बाहर रिसीव करें, लेकिन हमें उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, कुछ पूछ रहा है कोई? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आया सेकंड वाला पॉइंट। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर हुई है बात? यस मैम। ओके, देखो सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है, ध्यान से देखो टर्म्स को देखना। इसमें कहता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम अभी रिसीव नहीं हुई है, रिसीव हमें करनी है, या पैसा हमें रिसीव हो सकता है इंडिया में। ठीक है, भले ही वो हम इंडिया में रिसीव करें या इंडिया के बाहर जाके रिसीव करें, अगर वो डीम्ड है, इंडिया के लिए डीम्ड है, मतलब पैसा इंडिया में ही आने वाला है, तब हम उसको, चाहे हम रेसिडेंट हो, चाहे हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे हम एनआरआई हो, हमें पैसा, हमें टैक्स पे उसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है इनकम एक्वायरिंग और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब पैसा चाहे तो अराइज हो, मतलब कि आपका कोई बाहर विदेश में रहता था, उसने आपको पैसा ट्रांसफर किया है, या आपको पैसा कहीं से मिलने वाला है, तो या आपने पैसा कहीं से प्रोड्यूस किया है,
जो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया रिसीव होने वाला है तो उसके ऊपर भी इन तीनों को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आप रेसिडेंट हो या ना हो, इससे कोई भी असर इस पे नहीं पड़ता है। इसके बाद कहता है इनकम डीम्ड टू बी एक्वायर और अराइज इन इंडिया, ठीक है, इस पे भी हमें तीनों के तीनों पे करने पड़ेंगे। अब देखो एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, चाहे इनकम रिसीव होने वाली है या चाहे हमें रिसीव हो रही है, और कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है। अगर इंडिया में कहीं से भी पैसा आता है या पैसे आने के चांसेस इंडिया में लगते हैं तो आपको टैक्स हर हाल में पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप एनआरआई हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बैंक्स के अंदर जितना भी पैसा आएगा आपको उस सब पे आंख बंद करके तीनों लोगों के द्वारा टैक्स पे करना ही करना है, इतनी बात है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कहती है आपकी इनकम रिसीव्ड एंड एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया। अभी तक देखो पैसा कहाँ अराइज हो रहा था, इंडिया में अराइज हो रहा था, तो तीनों लोग मिलके पैसा पे कर रहे थे। ठीक है, जब हमने ये देखा कि इनकम जो रिसीव हो रही है वो आपके आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है, मतलब कि पैसा हम हमें बाहर मिलेगा, मान लो अमेरिका में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, कहीं में मिलेगा, इंडिया से बाहर मिलेगा, और बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जाता है। क्या कहने का मतलब है, आपका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है, आपकी एक ब्रांच आपके अमेरिका में है, एक ब्रांच चाइना में है, एक ब्रांच आपकी जापान में है, तो वहां पे जो भी पैसा रिसीव होगा वो वहां की इनकम है, मतलब कि जो एनआरआई होगा वो उस पे टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो या फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो इन दोनों कंडीशंस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में ही पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनकम रिसीव्ड एंड एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पैसा आपको इंडिया से बाहर रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यहाँ तक कि जो बिजनेस कंट्रोल किया जाता है वो भी कहाँ से कंट्रोल होता है, इंडिया के बाहर से कंट्रोल होता है। उसके बाद कहता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया, मतलब कि आपका बिजनेस भी बाहर सेटअप है, ठीक है, आपका हेडक्वार्टर भी बाहर है, कंट्रोल भी बाहर से ही किया जाता है, मैनेज भी बाहर से ही किया जाता है, तब आप कैसे टैक्स पे करोगे। देखो एनआरआई तो किसी भी हालत में पैसा नहीं देगा, टैक्स पे नहीं करेगा, अगर इंडिया में रिसीव करता तब पेमेंट करता, जब इंडिया में रिसीव हो ही नहीं रहा है, आपका बिजनेस भी बाहर है, ठीक है, आपका जो भी सेटअप है वो भी बाहर है, अर्निंग भी आप बाहर ही करते हो, तो ना तो रेसिडेंट ना तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट कौन करेगा, टैक्स कौन पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के द्वारा ही टैक्स पे किया जाएगा। तो अगर हम ये बोलें कि इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, यस होगा। उसी तरीके से नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका नो हो जाएगा। और आगे आपका नॉन रेसिडेंट मतलब कि एनआरआई की कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बिजनेस बाहर ही सेटअप है, बाहर ही आप बिलोंग करते हैं, तो आपका बिजनेस चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या चाहे नॉन रेसिडेंट एनआरआई हो, दोनों कंडीशन में आपको टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के द्वारा ही, जो इंडियन रेसिडेंट है, जो इंडियन ओरिजिन है, उसका जन्म ही इंडिया में हुआ है और वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तभी हम वो टैक्स को रिसीव करेंगे। ठीक है, और वहीं पे जो आपका लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट आपसे कहता है इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया द प्रीवियस ईयर बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया, मतलब कि पैसा कई सालों से विदेश में ही अर्न हो रहा था, विदेश में ही मतलब हम अर्निंग कर रहे थे, इवन इंडिया में भी अभी तक किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं भेजा गया है, मतलब इंडिया से उसका कोई इनकम फिलहाल अभी तक तो नहीं है, और आगे भी इसकी कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो इंसान वापस इंडिया आएगा या पैसा इंडिया भेजेगा। तो इस कंडीशन में उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता, चाहे वो रेसिडेंट हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक क्लियर है? तो आपको कुल मिला के ये चीज सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखनी है कि इंडिया में पहली चीज कहीं से भी पैसा आ जाए, ठीक है, कोई भी पैसा कहीं से भी आए आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो। वहीं पे अगर हम बात करें आगे की, मतलब कि इन पॉइंट से देखें कि पैसा अगर हम इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एनआरआई भागेगा, मतलब कि वो आपको टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आपका बिजनेस भी बाहर सेटअप है, आप बिजनेस बाहर से ही चलाते हो, वहीं से कंट्रोल करते हो, वहीं पे अर्न भी करते हो, तो सर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ही होगा, मतलब जो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन रेसिडेंट है, वही टैक्स पे करेगा और कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। इवन लास्ट कंडीशन में भी इसने साफ साफ बोल दिया कि पैसा भी बाहर रिसीव हो रहा है, सारा सेटअप बाहर है, कई सालों से वो इंडिया वापस आया भी नहीं है, उनकी कोई खास उम्मीद भी नहीं है, तो इस कंडीशन में तीनों के द्वारा टैक्स पे नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतने पॉइंट्स में कोई डाउट है? इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे के जितने भी इसका क्वेश्चन क्या होंगे। क्या कह रहे हो? लाइन का क्या मतलब है इस लाइन का? लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया, मतलब कि अभी देखो खास उम्मीद नहीं है कि वो आगे रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, इंडिया वापस आएगा कि नहीं आएगा, या इंडिया पैसा भेजेगा भी कि नहीं भेजेगा। ठीक है, ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं है, कहा भी जा सकता है कि पैसा आए या ना आए, मतलब कोई चांसेस नहीं है फिलहाल अभी तक, तो इसीलिए हमने इसकी अपने यहाँ पे बात की। ठीक है, कोई डाउट है? यस मैम। पूछिए, डाउट पूछिए। मैम ये लास्ट वाला जो है, इसमें अगर कोको कोला में कौन सी कंडीशन लास्ट वाली अप्लाई होगी? कोका कोला में जैसे मतलब? कोको कोला कंपनी, मतलब कोका कोला यहाँ की भी नहीं है, हेडक्वार्टर भी, मतलब यहाँ के लोगों ने सेटअप की थी बट हेडक्वार्टर तो अमेरिका में, तो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? देखो, तब वो कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, ये वाली सेकंड लास्ट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कंडीशन, क्योंकि उसका माना कि हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, बट ब्रांचेस तो इंडिया में है। ठीक है, ब्रांचेस तो इंडिया में है, वो तो यहाँ से अर्न कर रहा है, तो इस वजह से। ओके मैम। कोई और डाउट?